हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास है ये है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। कौन सा? बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों हम चैप्टर वाइज टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने बायोडायनेमिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, और जो आज की क्लास होगी हमारी होगी लिक्विड मेन्यूर पे कि तरल खाद क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक लिक्विड मेन्यूर या फिर तरल जैविक खाद, जिसे हिंदी में बोलेंगे तरल जैविक खाद, और इंग्लिश में लिक्विड ऑर्गेनिक लिक्विड मेन्यूर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। प्यारे साथियों देखिए, तरल खाद निर्माण, पहले तो हम जानते हैं कि ये तरल खाद होती क्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। तरल खाद जैसे कि तरल खाद जैसे तरल मेन्यूर हो गया, आजकल नैनो यूरिया आ रही है, वो लिक्विड फॉर्म में आ रही। तो जो खाद होती है, जो मेन्यूर होती है, पौधों को पोषक तत्व देने के लिए जो खाद लिक्विड के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी तरल पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उनको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, उसे कहते हैं लिक्विड खाद या फिर तरल मेन्यूर, तरल खाद कहते हैं, लिक्विड मेन्यूर कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, किसानों द्वारा अनेक प्रकार के तरल खाद का प्रयोग किया जा रहा है, और कुछ महत्वपूर्ण अधिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनका अधिक प्रयोग किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है, हम उन पे चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि तरल खाद होती क्या है। तरल खाद का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में तरल खाद का मतलब वह होता है कि वो खाद या वो लिक्विड या वो तरल जो पौधों की वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए आवश्यक हो, और वह पूरी तरह से जैविक हो, ऑर्गेनिक हो, रासायनिक कोई भी रसायन का उपयोग उसमें ना किया गया हो। ठीक है, अब देखते हैं मृदा उर्वरता तथा वृद्धि कारक सूत्र। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए तथा पौधों को वृद्धि करने के लिए जो तरल खाद यूज किए जाते हैं, तरल पदार्थ, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं। हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है 100 किलोग्राम गाय के गोबर की। कितना प्यारे साथियों? 100 किलोग्राम गाय के गोबर की। उसके बाद 100 लीटर गौमूत्र और 500 ग्राम गुड़। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि तरल खाद कैसे बनाई जाती है। ठीक है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो हमें लेना है 100 किलोग्राम गाय का गोबर, 100 लीटर गौमूत्र और 500 ग्राम गुड़ लेना है। क्या करना है? गुड़ लेना है। और 500 लीटर क्षमता वाले मुंहबंद ड्रम लेने हैं। क्या करने हैं हमें? ऐसा ये जो लिक्विड, जो पदार्थ हम लिक्विड खाद बनाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं कि 100 किलो गोबर और 100 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम क्या है? गुड़। ठीक है, 500 ग्राम गुड़। इसको क्या करते हैं? एक ड्रम लेते हैं बड़ा सा, जिसकी क्षमता लगभग 500 लीटर होनी चाहिए। कितना? लगभग 500 लीटर क्षमता वाला ड्रम लेना चाहिए। और उसमें 300 लीटर पानी में मिलाकर क्या करते हैं, जो हम 100 किलोग्राम गोबर, गाय का गोबर और गोमूत्र लेते हैं, इसे क्या करते हैं? इसे 300 लीटर जल में मिलाकर, पानी में मिलाकर क्या करते हैं? 20 दिन के लिए सड़ने देते हैं। क्या करते हैं? 20 दिन के लिए सड़ने देते हैं। फिर से एक बार देखते हैं ये संजीवक कैसे बनाए जाते हैं। संजीवक जो होते हैं ये मृदा की उर्वरता तथा पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। और इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको बनाने के लिए 100 ग्राम गाय का गोबर, 100 किलोग्राम गाय का गोबर और 100 लीटर गौमूत्र और 500 ग्राम गुड़, इसको लेते हैं और एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं जिसकी क्षमता लगभग 500 लीटर के आसपास होती है, 500 लीटर, और उसमें 300 लीटर पानी डालते हैं। और उसके बाद ये पदार्थ, ये जो है गाय का गोबर और गोमूत्र गुड़ डाल के उसको 20 दिन के लिए क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 20 दिन के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं? 20 गुना पानी मिलाकर 1 एकड़ क्षेत्र में मृदा पर छिड़काव करें, या फिर सिंचाई जल के साथ ही इसका प्रयोग करें। क्या करें? इसका उपयोग जो है, हम जब इतना पदार्थ मटेरियल इतना तैयार कर लेंगे तो वह 1 एकड़ के लिए सफिशियंट होता है। या तो उसका छिड़काव करें, या फिर जो है मृदा में पानी में मिलाकर जो है मृदा में छिड़काव करें, या फिर सिंचाई जल के साथ उसका उपयोग करें।
इस उत्पाद के प्रयोग से मिट्टी में लाभदायी सूक्ष्म जीवों की पुनर्स्थापना तथा बढ़ावर से मृदा की उत्पादकता क्षमता में सुधार होता है। क्या होता है? मृदा की उत्पादकता क्षमता में सुधार होता है। और उसके बाद फसल अवशेषों तथा जैविक अवशेषों का शीघ्र अपघटन सुनिश्चित होता है। जो फसल के अवशेष होते हैं और जैविक अवशेष होते हैं, जो दोनों का क्या होता है? अपघटन। दोनों का अपघटन जल्दी होने लगता है, पुनः तेजी से होने लगता है। अब इसमें क्या करते हैं? 500 लीटर क्षमता की एक टंकी में 100 से 200 किलोग्राम गोबर और 100 किलोग्राम गौमूत्र तथा 500 ग्राम गुड़ को 3 से लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर घोल कर टंकी को ढक दे। इसे 5 से 6 सप्ताह तक इस घोल को क्या करें? सड़ने दें। और एक हेक्टेयर के लिए लगभग 200 लीटर घोल 20 गुना पानी मिलाकर खेत में समान रूप से छिड़काव करें या फिर सिंचाई जल के साथ इसको पूरे खेत में डाल दें। और इस घोल को फसल में 2 से 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम बार इसका प्रयोग पहली बुआई और दूसरी बुआई तथा तीसरी बार करनी चाहिए। पहली जो है बुआई से प्रथम बार क्या करते हैं? पहली बार बुआई से पहले, दूसरी बुआई के 20 दिन बाद तथा तीसरी क्या है? बुआई के 45 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अगला जो लिक्विड खाद है या तरल पदार्थ है उसे कहते हैं अमृत पानी। क्या कहते हैं? अमृत पानी। और इसे कैसे बनाया जाता है दोस्तों? हम इस पे चर्चा करते हैं। अमृत पानी यह भी एक प्रकार का क्या है? अमृत पानी एक प्रकार का द्रवी जैविक खाद है। क्या है? तरल जैविक खाद। इसे तरल जैविक खाद भी कह सकते हैं, तरल जैविक खाद। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अमृत पानी इसे कैसे बनाया जाता है और इसका क्या प्रयोग, क्या फायदे होते हैं इसका उपयोग करने से, और किन किन पदार्थों या सामग्रियों से इसे तैयार किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है अमृत पानी बनाने का। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? द्रवीय जैविक खाद, जिसे बिना सड़ाए तुरंत बनाया जा सकता है। क्या किया जाता है? इसको बिना सड़ाए तुरंत ही उपयोग में लाया जा सकता है। अमृत पानी भी देश के किसानों द्वारा उन्नत एवं विकसित किया गया है। क्या किया गया है? ये अमृत पानी जो है, ये तरल पदार्थ है। अमृत पानी, ये तरल जैविक खाद, ये भी अपने देश के या भारत देश के किसानों द्वारा ही बनाया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? किसानों के द्वारा बनाया गया है इसको। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? अगर 1 एकड़ के लिए हम इसको बनाते हैं, अगर हमें 1 एकड़ में अमृत पानी का प्रयोग करना है तो कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए और कौन कौन सी मात्रा में करना चाहिए, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो 1 एकड़ के लिए लगभग 20 किलोग्राम ताजा गाय के गोबर। कितना? 20 किलोग्राम ताजा गाय का गोबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमृत पानी बनाने के लिए क्या गोबर की आवश्यकता कितनी होती है? 1 एकड़ में अगर बनाना है 1 एकड़ के लिए तो 20 किलोग्राम ताजा गाय का गोबर, उसी के साथ साथ 500 ग्राम शहद मिलाकर अच्छी तरह से मथें। क्या करें? उसको 20 किलोग्राम गाय का ताजा गोबर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं? शहद लेते हैं। कितना? 500 ग्राम, यानी आधा किलोग्राम, हाफ केजी। कितना? हाफ केजी लेते हैं शहद। अब उसको उसमें जो है अच्छी तरह से क्या करते हैं? मिलाते हैं, मथते हैं उसको, दोनों को मिला के मथ देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? 240 ग्राम गाय का घी मिलाकर फिर इसे तब तक मथे जब तक यह अच्छी तरह से मिल ना जाए। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको अमृत पानी बनाने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, यह सबसे पहले कि 1 एकड़ में प्रयोग करने के लिए 20 किलोग्राम गाय का गोबर और उसके साथ साथ आधा किलोग्राम, कितना? हाफ केजी हमें शहद की आवश्यकता होती है। इसको क्या करते हैं? इसको अच्छे से मथते हैं। इसको मथने के बाद फिर उसमें लगभग 240 ग्राम या फिर 250 ग्राम के आसपास क्या करते हैं? देसी गाय का घी लेते हैं और इसको उसमें अच्छी तरीके से मिलाते हैं। इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में घोलकर बुआई से तुरंत पहले 1 एकड़ में छिड़काव कर बुआई कर सकते हैं। क्या करते हैं? अमृत पानी को जैसे कि हमने गोबर और देसी घी और शहद को लेके उसको अच्छी तरह से मथते हैं और इसको बाद इस मिश्रण को क्या करते हैं? इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाते हैं। कितना? 200 लीटर पानी में मिलाते हैं और उसके बाद यह जो है 1 हेक्टेयर में बुआई से पहले, फसल की बुआई से पहले इसका छिड़काव कर देते हैं। क्या करते हैं? फसल की बुआई से पहले इसका छिड़काव कर देते हैं और 1 माह के बाद क्या करते हैं? 1 माह के बाद इसी प्रकार ताज़ा घोल फिर से बना लें और फसल से नीचे फिर से छिड़क दें, फसल के नीचे फिर छिड़क दें या फिर सिंचाई के साथ उपयोग करें। किसके साथ? या तो इसका उपयोग जो है सिंचाई के साथ कर लें फसल बोने के बाद, या फिर फसल बुआई के पहले हम इसका उपयोग कर ही रहे हैं और सिंचाई के बाद भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब अगला नेक्स्ट जो है उसमें 10 किलोग्राम गाय के गोबर को 500 ग्राम शहद के साथ अच्छी तरह से मिलाकर फेंट लें और इसमें 250 ग्राम क्या करें, देसी घी डाल के फेंटें। 200 लीटर पानी का घोल बना लें। यह घोल 1 लीटर के 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। यह इसको जो है इसका प्रयोग पहली बार जो है करते हैं, पहली बार बुआई से पहले करते हैं और दूसरी बार जो है सिंचाई के साथ जो है करते हैं। और दूसरी बार जो है बुआई से 30 दिन बाद करते हैं। अब अगला है मटका खाद। ये मटका खाद कैसे होती है और कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों हम तरल खाद या लिक्विड जैविक क्या कहते हैं लिक्विड, ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्यूर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर जिसे कहते हैं तरल जैविक खाद, ठीक है। उसमें हमने संजीवक के बारे में पढ़ा और दूसरा अमृत पानी के बारे में पढ़ा कि संजीवक कैसे बनाया जाता है और अमृत पानी कैसे बनाया जाता है। दोस्तों हम ये जो आपके टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा गया है कि तरल खाद क्या होती है और कौन कौन से होते हैं, और किसी भी तरल खाद का नाम देके आपसे पूछ लेगा कि इसको बनाने की विधि के बारे में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमने 2 के बारे में पढ़ा। हमारा तीसरा है मटका खाद। मटका खाद कैसे बनाई जाती है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो गाय का गोबर, गोमूत्र और उसके बाद गुड़। मटका खाद बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, गाय का गोबर, गौमूत्र और गुड़। अब इसके निर्माण की विधि की बात करें तो 15 किलोग्राम गाय के ताज़ा गोबर और 15 लीटर ताजे गोमूत्र को 15 लीटर पानी एवं आधा लीटर गुड़ में अच्छी तरीके से घोलकर मिला लें। क्या करें, हमें मटका खाद बनानी है। अगर हमें मटका खाद बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम 15 किलो गाय का गोबर, 15 किलो गौमूत्र और उसके बाद आधा लीटर क्या करते हैं या आधा किलोग्राम गुड़ लेते हैं और 15 लीटर पानी लेते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिलाकर फेंट लें। क्या करें, इसको मिला लें, उपयुक्त सामग्री को मिला लें और उसके बाद क्या करें, इसको मिट्टी के बड़े घड़े में, मटका देखा होगा आपने गाँवों में, अब तो कम देखने को मिलता है। सब पहले गाँवों में बड़े बड़े मटके देखे जाते थे, पाए जाते थे। अब तो मटके का उपयोग बहुत कम होने लगा। लोग अब तो पानी ही पीने के लिए सिर्फ मटके का यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग मटकों का यूज़ गांव में क्या कहते हैं अनेक सामग्रियां रखने के लिए करते थे। अन्य भंडारण के लिए भी मटके का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे मिट्टी के बड़े मटके के घोल में इसको रख लेते हैं और घड़े का जो मुंह है वो ठीक प्रकार से किसी कपड़े की सहायता से बंद कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, हमें मटका खाद बनानी है, उसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और बर्तन, मटका, अगर मिट्टी का घड़ा की बात करें तो उसको लेके 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम गाय के गोबर की, उसके बाद गोमूत्र, गुड़ और फिर पानी। उसके बाद उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से फेंट के या फिर अच्छी तरह से मिला के उसको क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े में रख देते हैं। उसको कपड़े की सहायता से अच्छे से बांध देते हैं। प्रयोग करने की विधि की बात करें कि इसको कैसे उपयोग करते हैं, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस पूरा करने के बाद यह घोल लगभग 45 दिन बाद, कितने दिन बाद, 45 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर इस घोल को 1 एकड़ के खेत में समान रूप से बोने से 15 दिन पूर्व, बुआई के 1 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव। देखिए इस घोल को क्या करते हैं कि 45 दिन बाद इसको 200 लीटर पानी में मिला देते हैं। क्या करते हैं, 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के लिए समान रूप से 1 हेक्टेयर में फसल की बुआई से पहले इसको छिड़क देते हैं। ठीक है, डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी छिड़काव जो है फसल बोने के 1 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये तो था मटका खाद। अब हम बात करेंगे जीवामृत की कि जीवामृत क्या है और इसको कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो जीवामृत एक वरदान, वर्तमान में खेती तथा मुख्यतः विदेशों से आयातित कृषि रसायनों पर आधारित है। क्या है, वर्तमान की खेती जो है, इस समय जो खेती हो रही है यह पूरी तरह से रसायन और रासायनिक उर्वरकों पर निर्धारित है, आधारित है, उसी पे खेती की जा रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, खेती निरंतर महंगी होती जा रही है। उसके साथ साथ मिट्टी की विषरक्तता बढ़ती जा रही है तथा जल विषरक्तता, वातावरण प्रदूषण आदि की समस्या भी भयावह होती जा रही है। अगर हम अधिक मात्रा में, जिस तरीके से आज के समय में रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है,
उससे क्या है, वातावरण प्रदूषण हो रहा है, जल की विसर्गता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है खेती की। तो इन सब चीज़ों का अब इसके प्रयोग से क्या स्थिति होती जा रही है, भयावह स्थिति होती जा रही है। कृषि रसायन के अंधाधुंध उपयोग के कारण भूमि में जीवाश्म यानी जैविक कार्बन की कमी होती जा रही है। क्या, जब कृषि में रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, वो भी आवश्यकता से अधिक मात्रा में, तो उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी के अंदर जो जैविक होते हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवाश्म हैं, वो उनकी संख्या घटती जा रही। जो मिट्टी में छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मरते जा रहे हैं और मिट्टी क्या होती जा रही, बंजर होती जा रही। देश में कई भूभागों पर जैविक कार्बन वन की मात्रा जैविक कार्बन एक से उसकी मात्रा क्या है 0.5% से कम, तथा कई स्थानों पर 0.2% से भी कम हो गई है। मिट्टी में क्या हो गया है, देश के कई भागों में हमारे मिट्टी में जो जैविक कार्बन की मात्रा होती है वह पहले 1 थी, अब वह घटकर 0.5 हो गई है, और कहीं कहीं तो स्थिति यह हो गई है कि वह 0.2 तक हो गई है। ऐसी अवस्था में भूमि की उत्पादन क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है तथा खेती महंगी होती जा रही है। परिणामतः बहुत सारे नवयुवक शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब खेती महंगी होती जा रही है और उससे उत्पादन भी, जो उत्पादन गुणवत्ता होता है, वो जो उत्पादन होती है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है, उससे अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं और भविष्य में जो है हमारी जो मिट्टी है, मृदा है, वह पूरी तरीके से बंजर होती चली जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा रसायनों का उपयोग करते करते कि रसायनों का प्रयोग करते समय ऐसा समय आएगा कि मिट्टी क्या कहते हैं, मिट्टी पूरी तरह से विसर्जित, अब जल पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगा, मिट्टी पूरी क्या होती है, बंजर होती चली जाएगी। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। और वो कौन सा राष्ट्र है, कौन सा देश है भारत का, कौन सा स्टेट है भारत का, तो वो है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का कि वहाँ पे 100% ऑर्गेनिक खेती की जाती है। कितना, 100, पूरी तरीके से वहाँ पे खेती ऑर्गेनिक ही की जाती है। अब ये जीवामृत की बात कर रहे हैं तो क्या करता है, पौधे का आहार, भूमि जीवाश्म, ह्यूमस, जैव तथा पशुजनित अवशेषों के विघटन से बनता है। क्या होता है, जो ह्यूमस होता है ये इससे बनता है। जीवाश्म भूमि में विद्यमान पोषक तत्वों तथा जल पौधों के आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने में सहायक होता है। साथ ही इनके प्रयोग से कई प्रकार की फसलों पर बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप भी कम होता है। अगर हम जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके उपयोग से पौधों की वृद्धि और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ ही कई प्रकार के कीटों और जो है रोगों से भी सहायता मिलती है, बचने में सहायता मिलती है, प्रकोप कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका यह परिणाम है कि फसलों से प्राप्त खाद्यान्न, फल एवं सब्जी आदि हानिकारक रसायनों से पूर्णतः मुक्त होते हैं और इसके साथ साथ प्रयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थ जो है अधिक गुणवत्ता वाले, स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो हम जितने भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक का प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का, ऑर्गेनिक तरल खाद का प्रयोग करेंगे, और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं हमारे आसपास, क्योंकि एक किसान जो है, किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, तो यह उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो किसी भी खाद या रसायनों का उपयोग करेगा तो उसमें व्यय की मात्रा, लागत जो होती है अधिक होती है, वो किसानों के लिए खर्चीला होता है, तो वो भी उसके लिए एक तरह से हानिकारक होता है। जैविक पोषण हेतु कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें समय समय पर स्थानीय रूप से तैयार किए गए जैव उत्प्रेरकों तथा जीवामृत यह एक लाभदायक सूक्ष्म जीव का भंडार है। जीवामृत में लाभदायक सूक्ष्म जीव एंजियोस्पर्म, पीपीएम, एंडोस्पर्म, ट्राइकोडर्मा, यीस्ट एवं मोल्ड बहुयात में पाए जाते हैं। इसके उपयोग से भूमि में विद्यमान लाभकारी जीवाणु तथा केंचुए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है तथा कार्बनिक अवशेषों के सड़ाव में सहायता करते हैं, और इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों, एंजाइमों एवं हार्मोन्स को संतुलित कर मात्रा में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जीवामृत को सुगमता पूर्वक आवश्यकता अनुसार बनाए रखते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, कुछ सामग्री है जिसकी सहायता से हम जीवामृत को बना सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम गाय का गोबर लेते हैं, कितना, 10 किलोग्राम। अब अगर हमें जीवामृत बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, हमें जीवामृत बनाना है। जीवामृत बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो देसी गाय का
पहले तो गोबर लेते हैं 10 किलोग्राम, उसके बाद गोमूत्र 5 से 10 लीटर, और 500 ग्राम क्या लेते हैं गुड़, और 4 लीटर गन्ने का रस, दलहन आटा का बेसन 500 ग्राम लेते हैं, और उसके बाद उर्वरक मृदा 1 किलोग्राम, जिसमें किसी रसायन का उपयोग ना करें। क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, वह मिट्टी लेते हैं जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना किया गया। पानी की मात्रा 180 लीटर, और पात्र की बात करें कि इस बर्तन में तो प्लास्टिक का ड्रम हो या फिर सीमेंट की हौदी या टंकी हो जिसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। बनाने की विधि की बात करें कि किस प्रकार की विधि है, किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं या मिट्टी का या फिर सीमेंट का, उसमें क्या करते हैं 50 से 60 लीटर पानी लेकर 10 किलोग्राम गोबर को लकड़ी की सहायता से अच्छी तरीके से क्या करें, मिला लें। क्या करें, 10 किलोग्राम को उसको पहले 40-50 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 10 किलोग्राम गोबर को लकड़ी की सहायता से उसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसमें मिला लेते हैं। उसके बाद क्या है, 5 से 10 लीटर गोमूत्र मिला लें, और मिश्रण में 10 किलोग्राम उर्वरक मिट्टी, जो उर्वर मिट्टी 10 किलोग्राम उर्वर मिट्टी ले लेते हैं, जिसमें किसी भी तरह का उर्वरक या रसायन का प्रयोग ना किया गया, और जिसमें रसायन खादों का प्रयोग ना किया गया हो। और पात्र में उपलब्ध जीवाणुओं के भोजन हेतु 500 ग्राम बेसन, क्या करते हैं, बेसन का उपयोग करते हैं 500 ग्राम, उसके साथ 500 ग्राम गुड़ लेते हैं, 4 लीटर गन्ने का रस लेते हैं घोल में, और पानी मिला के बना लेते हैं। उसके बाद 200 लीटर तैयार कर लिया जाए। पात्र को नायलॉन जाली या कपड़े से उसका जो है मुंह ढक दें, और उसके प्रत्येक दिन जीवाणुओं के वतन या शोषण के लिए दिन में 3-4 बार क्या करें, लकड़ी की सहायता से उसको हिलाएं। तैयार जीवामृत को 5 से 6 दिन के अंदर क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम जीवामृत बनाते हैं तो उसका प्रयोग 5 से 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है जिसकी सहायता से हम जीवामृत बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने की विधियों के बारे में हमने देखा। आगे हम देखेंगे जीवामृत प्रयोग करने का विधि, किस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे खेतों में जीवामृत का। तो जीवामृत पलेवा एवं प्रत्येक सिंचाई के साथ साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग 1 एकड़ में सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अगर 200 लीटर, कितना 200 लीटर साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे कि 200 लीटर जीवामृत लेते हैं, क्या करते हैं, 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। कितना, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, उसका उपयोग 1 एकड़ में कर सकते हैं। और अच्छी प्रकार से छान कर टपक अथवा छिड़काव या स्प्रिंकल के माध्यम से या फिर स्प्रेयर के माध्यम से क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, जो कि 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। फल वृक्षों तथा फलों के फैलाव अनुसार चारों तरफ 25 से 50 सेंटीमीटर नाली खोदकर जैविक अवशेष भरकर जीवामृत को तर कर दिया जाए, एवं 1 ड्रम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना यहाँ पे कि जैविक तरल खाद कौन कौन सी होती हैं। जैविक तरल खाद कौन कौन सी, जैविक तरल खाद, जैविक तरल खाद, इसमें हमने 3 तरह के खादों के बारे में पढ़ा, संजीवक के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद दूसरा पढ़ा अमृत पानी के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा किसके बारे में, जीवामृत के बारे में। किसके बारे में, जीवामृत के बारे में। यह जो है इन सब का प्रयोग करने से, इन सब का उपयोग करने से क्या होता है, इन सब का अगर हम प्रयोग करेंगे तो किसान को जो है मिट्टी की जो है गुणवत्ता और फसल का जो हमें फसल प्राप्त होगी उसकी गुणवत्ता और मिट्टी का स्वास्थ्य जो होता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा वो बनी रहती है। और साथ ही साथ ये इसमें जो हम इन पदार्थों का अगर प्रयोग करेंगे तो इसको बाज़ार से हमें ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आसानी से घर पे भी उपलब्ध होता है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। यह कम खर्चीली होती है और जल्द ही तैयार हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जैविक तरल खाद कौन कौन सी होती है और उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा क्लास होता है वो होता है यहीं पर समाप्त। हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।